अरे ओ रिया! सुहासिनी जी अपने कमरे से बाहर आते ही सोफे पर बैठ गई और अपनी बहू रिया को तेज आवाज में बुलाने लगी। रिया किचन से अपने माथे का पसीना एप्रिन से पोंछते हुए बाहर आई। उसके चेहरे पर सुबह से काम करने की थकान साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने एक हल्की सी मुस्कान अपने होठों पर सजा रखी थी। जी मम्मी जी, कहिए क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह के 8 बज गए हैं, मेरी बिना शक्कर वाली चाय कहाँ है? और ये तेरा लाडला, इसे तो बस स्क्रीन में घुसा रहने दे, आंखें फूट जाएगी इसकी एक दिन। 10 साल का आरव जो पास ही काउच पर बैठकर अपने आईपैड पर गेम खेल रहा था, उसने बिना स्क्रीन से नजरें हटाए ही जवाब दिया। चिल दादी, मेरा वीकेंड है और वैसे भी मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ। इसमें फोकस चाहिए होता है, आंखें नहीं फूटती। रिया ने आरव को घूर कर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। मम्मी जी, आप प्लीज सुबह सुबह हाइपर मत होइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। मैं बस 2 मिनट में आपकी चाय ला रही हूँ। एंड आरव, पुट दैट आईपैड डाउन राइट नाउ। सुहासिनी जी मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। उनके बेटे रोहित की मौत के बाद से ही उनका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा हो गया था। रिया ने बिना कुछ कहे वापस किचन का रुख किया। रिया किचन के स्लैब से टिककर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वो पुराना दर्द फिर से झलकने लगा जो वो दुनिया से छिपा कर रखती थी। 11 साल पहले एक अमीर लड़के के धोखे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। रोहित ने उसे सिर्फ एक सहारा दिया था, लेकिन प्यार तो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया था। कुछ देर बाद घर के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। उस टैक्सी में से वेदांत बाहर निकला, देश का टॉप बिलियनियर बिजनेसमैन, जिसके आगे पीछे हमेशा बॉडीगार्ड्स की फौज होती थी। आज एक नॉर्मल हुडी और कार्गो पैंट पहने एक मिडिल क्लास मोहल्ले में खड़ा था। वेदांत अपनी आंखों पर से सनग्लासेस हटाते हुए उस छोटे से घर को देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वेदांत मन ही मन सोचता है, तो तुम यहाँ हो रिया? 11 साल, पूरे 11 साल लग गए मुझे तुम्हें ढूंढने में। मुझे लगा था तुम लाइफ में मूव ऑन कर गई होगी, लेकिन वो बच्चा आरव, अगर मुझे जो शक है वो सच हुआ तो मैं अपने बेटे और तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। वेदांत ने एक गहरी सांस ली। उसने खुद को विवान नाम के एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर के रूप में तैयार किया था, ताकि वो इस घर में किराएदार बनकर रह सके और सच्चाई का पता लगा सके। वेदांत ने धीरे से घर का दरवाजा खटखटाया। रिया के हाथों में आटे से सने हुए बर्तन थे। वो चिड़चिड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। आ रही हूँ, कोई इस घर में चैन से एक काम भी नहीं करने देता। हाँ। रिया ने झटके से दरवाजा खोला। सामने खड़े वेदांत को देखकर रिया कुछ पल के लिए ठिठक गई। वेदांत की आंखें रिया के चेहरे पर ठहर सी गई। 11 सालों में वो और भी ज्यादा मैच्योर और खूबसूरत लगने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। जी, कौन है आप? चंदा मांगने आए हैं तो सुबह सुबह छुट्टे नहीं है मेरे पास। वेदांत थोड़ा हड़बड़ा गया। दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने वाला वेदांत सिंघानिया आज एक लड़की के सामने नर्वस हो रहा था। नो, मेरा मतलब है मैं चंदा मांगने नहीं आया हूँ। मैं विवान हूँ। वो आपने ब्रोकर ऐप पर रूम रेंट के लिए ऐड डाला था ना, मैं उसी सिलसिले में आया हूँ। रिया ने वेदांत को ऊपर से नीचे तक बहुत ही शक की नजरों से देखा। तुम देखकर तो नहीं लगता कि तुम टाइम पर रेंट पे कर पाओगे। कपड़े तो तुमने ऐसे पहने जैसे किसी कॉलेज बैंड के गिटारिस्ट हो। करते क्या हो तुम? मैं एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अभी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ। मुझे रूम की बहुत जरूरत है। प्लीज आप मुझे रूम दे दीजिए। तभी आरव पीछे से अपना आईपैड हाथ में लिए दरवाजे के पास आ गया। मॉम, इस ब्रो के स्नीकर्स तो देखो, ये जॉर्डन के लिमिटेड एडिशन शूज हैं। कम से कम 2 लाख के आते हैं। ये बंदा स्ट्रगलिंग कैसे हो सकता है? ही इज फ्लेक्सिंग मॉम। वेदांत के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आया कि 10 साल के बच्चे को स्नीकर्स की इतनी नॉलेज कैसे है। अरे नहीं बड़ी, ये फर्स्ट कॉपी है। सरोजनी नगर से लिए है मैंने, सिर्फ 1200 रुपए में। असली वाली खरीदने की मेरी औकात कहाँ। वेदांत ने झूठ बोलते हुए एक नर्वस स्माइल पास की। रिया अभी भी पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं थी। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और रिया विवान को घूरते हुए बोलती है, लुक मिस्टर विवान, मुझे अमीर लोगों से और उनके दिखावे से सख्त नफरत है। अगर तुम सच में स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक कमरा दे सकती हूँ, लेकिन मेरे कुछ सख्त रूल्स हैं। मुझे आपके सारे रूल्स मंजूर हैं, आप बस बता दीजिए। रूल नंबर 1, रात 10 बजे के बाद घर में एंट्री बंद। रूल नंबर 2, घर में किसी भी तरह का नॉनवेज अलाउड नहीं है। और रूल नंबर 3, वाईफाई का पासवर्ड मैं हर हफ्ते चेंज करती हूँ।
रेंट टाइम पर दोगे तभी पासवर्ड मिलेगा, अंडरस्टूड? वेदांत मन ही मन मुस्कुराया। वो इंसान पूरे शहर की टेलीकॉम इंडस्ट्री को कंट्रोल करता था, उसे आज वाईफाई के पासवर्ड के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। बिल्कुल अंडरस्टूड, मुझे सारे रूल्स मंजूर हैं। वेदांत अपना एक छोटा सा सूटकेस लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। सुहासिनी जी ने जैसे ही एक अनजान लड़के को घर में आते देखा, उनका ड्रामा शुरू हो गया। हाय राम, अब इस घर में गैर मर्द रहेगा? ये क्या कर रही है तू रिया? समाज क्या कहेगा? मेरे बेटे के जाने के बाद क्या अब इस घर की कोई इज्जत नहीं बची? रिया ने गहरी और थकी हुई सांस ली। वो इन तानों की आदी हो चुकी थी। मम्मी जी, समाज हमारा बिजली का बिल और आरव की स्कूल की फीस नहीं भरता। मुझे बेकरी चलानी होती है और घर के खर्चे भी देखने होते हैं। विवान जी ऊपर वाले कमरे में रहेंगे, आपको उनसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वेदांत ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसे रिया पर बहुत तरस आ रहा था। वो रिया जो कभी कॉलेज में चहकती रहती थी, आज अपनी जिंदगी के बोझ तले कितनी दब गई थी। वेदांत अपना सामान लेकर ऊपर बने छोटे से कमरे में चला गया। कमरा बहुत ही साधारण सा था। एक छोटा बेड, एक पुरानी सी अलमारी और बिना एसी का घुटन भरा माहौल। वेदांत ने अपना सूटकेस साइड में रखा और बेड पर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और अपने सेक्रेटरी अमित को मैसेज टाइप किया। वेदांत ने मैसेज में लिखा, अमित, मैं शिफ्ट हो गया हूँ, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है। कोई ऐसा पोर्टेबल एसी भिजवा दो कि लगे कि 5,000 का सेकंड हैंड है। और हाँ, मेरी असली आइडेंटिटी किसी भी हाल में बाहर नहीं आनी चाहिए। वेदांत ने फोन साइड में रखा और दीवार पर टंगी रिया और आरव की एक पुरानी फोटो को देखने लगा। मैं तुम्हारे सारे दर्द खत्म कर दूंगा रिया, बस एक बार मुझे कंफर्म हो जाने दो कि आरव मेरा ही अंश है। मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो मैंने 11 साल पहले तुमसे छीन ली थी। रात का समय था। घर में सब सो चुके थे। रिया छत पर अकेली खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वो अक्सर रात में इसी तरह छत पर आकर अपने दिन भर की थकान मिटाती थी। वेदांत, जिसे गर्मी के मारे नींद नहीं आ रही थी, वो भी टहलता हुआ छत पर आ गया। वेदांत ने रिया को देखा। चांद की रोशनी में उसका उदास चेहरा बहुत ही मासूम लग रहा था। वेदांत धीरे से उसके पास जाकर खड़ा हो गया। नींद नहीं आ रही? रिया ने अचानक आई आवाज से चौंक कर वेदांत की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे घर के अंदर आ गए हो तो मुझसे इस तरह पर्सनल बातें कर सकते हो? कीप योर डिस्टेंस मिस्टर विवान। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने बस तुम्हें अकेला देखा तो पूछ लिया। वैसे तुम बहुत मेहनत करती हो। आरव बहुत लकी है जो उसे तुम्हारी जैसी माँ मिली। रिया की सख्त आंखों में एक पल के लिए नमी आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाएं छुपा ली। मेरी रियल लाइफ में जो भी है, मेरा आरव ही है। उसे सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे उन अमीरजादों से बहुत दूर रखना चाहती हूँ जिनके लिए रिश्ते सिर्फ एक टाइम पास होते हैं। वेदांत के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो जानता था कि रिया का ये इशारा किसकी तरफ था। सारे लोग एक जैसे नहीं होते रिया। शायद किसी की कोई मजबूरी रही हो। मजबूरी? धोखेबाजों की कोई मजबूरी नहीं होती मिस्टर विवान, जो सिर्फ खेलना जानते हैं। एनीवे, मुझे सुबह जल्दी उठना है बेकरी के लिए। गुड नाइट। रिया बिना कुछ और कहे वहां से चली गई। वेदांत छत की रेलिंग को कसकर पकड़कर खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक भारी पछतावा। मुझे माफ कर दो रिया, मैं तुम्हारे इस विश्वास को वापस जीत कर रहूंगा। ये विवान का तुमसे वादा है। उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। सारी गलती मेरी है। मुझे माँ के कहने पर बिजनेस के लिए बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुमसे दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं की। मुझे लगा तुम मूव ऑन कर चुकी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे जल्दी ही सच्चाई का पता लगाना होगा। अगली सुबह के 7 बज रहे थे। घर में हमेशा की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। वेदांत अपने बिना एसी वाले छोटे से कमरे में पसीने से लथपथ हो उठा था। रात भर मच्छरों ने उसे जो टॉर्चर दिया था वो किसी भी बोर्ड मीटिंग के स्ट्रेस से ज्यादा था। लेकिन आज उसका एक ही फोकस था, आरव का डीएनए सैंपल हासिल करना। वेदांत ने अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारे और खुद से बुदबुदाया, कम ऑन वेदांत सिंघानिया, तुमने दुनिया की सबसे बड़ी डील्स क्रैक की है। एक 10 साल के बच्चे का बाल या थूक का सैंपल लेना कौन सा बड़ा टास्क है। वो दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकला। हॉल में आरव सोफे पर उल्टा लेटा हुआ था और टीवी पर कोई एनीमे सीरीज चल रही थी। वेदांत ने देखा कि आरव गहरी नींद में है। परफेक्ट चांस है, एक छोटा सा बाल ही तो चाहिए बस। वेदांत धीरे धीरे सोफे के पास गया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी जिप लॉक बैग और कैंची निकाली।
वो जैसी आरव के बालों के पास कैंची ले जाने लगा, अचानक आरव ने अपनी आंखें खोल दी। ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग? मेरे बालों के साथ कैंची लेकर क्या कर रहे हो? आर यू सम काइंड ऑफ साइको सीरियस किलर? वेदांत पूरी तरह सकपका गया। उसने कैंची तुरंत अपनी पीठ के पीछे छुपा ली। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।